Hello and welcome back to course of Power Engineering and Refrigeration. I am Ritesh Arode from Department of Mechanical Engineering, Nagpur. This is the video lecture on second chapter, that is testing of IC engine and emission control. In this video lecture, we are going to learn about the combustion in SI engine. The learning outcome for this video lecture. After completion of this video lecture, the learner will be able to explain the combustion in IC engine. तो सबसे पहले हम लोग कंबशन के बारे में पढ़ेंगे कि आईसी इंजन में कंबशन किस प्रकार होता है और अच्छी तरह से कंबशन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टेजेस ऑफ कंबशन देखेंगे इन एसआई इंजन यानी पेट्रोल इंजन में कंबशन किस प्रकार होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ देखते हैं पीओ और पीएसओ मैपिंग। तो यहाँ हमारा पीओ 1 मैप हो रहा है यानी कि बेसिक इंजीनियरिंग नॉलेज। उसके बाद डिसिप्लिन नॉलेज भी मैप होगा, एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस मैप होगा, इंजीनियरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स भी मैप हो रहा है। सो ये आपकी पीओ और पीएसओ मैपिंग है। तो इसके बारे में हमने पहले भी बहुत बार बात की है। सो ये ध्यान में रखिए। नाउ लेट्स रिवाइज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आईसी इंजन। हमने पहले ही वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि आईसी इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। बेसिकली हमारे पास जो एनर्जी होती है वो फ्यूल में होती है। फ्यूल में जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी होती है। सबसे पहले हम इस केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फ्यूल को बर्न करना पड़ेगा। और जो फ्यूल की बर्निंग प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं कंबशन। सो कंबशन होता है। कंबशन होने के बाद हीट एनर्जी रिलीज होती है और ये हीट एनर्जी को इंजन में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और उसके बाद जो रेसिडुअल गैसेस होती है, जो एग्जॉस्ट गैस होती है, उनको हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस इस वर्किंग प्रिंसिपल में होता है कंबशन। और कंबशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी आईसी इंजन के लिए। आईसी इंजन का जो परफॉर्मेंस होता है यानी कि पावर डेवलपमेंट और दूसरा एमिशन यानी एग्जॉस्ट, आपका इंजन कितना पॉल्यूशन क्रिएट करने वाला है ये डिपेंड करता है कंबशन प्रोसेस के ऊपर। जितने अच्छे से ये प्रोसेस होगी उतनी अच्छी तरह से आपका इंजन का परफॉर्मेंस होगा। नाउ कंबशन ऑफ वर्किंग फ्लूइड कौन सा होगा, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल होता है या फिर डीजल होता है। देन this is what we have already discussed in this particular slide. Now, before moving further, let's learn about combustion. What is combustion? तो देखते हैं combustion क्या होता है। सबसे पहले the combustion is the process of burning something. किसी भी चीज को अगर आप बर्न कर रहे हो, जला रहे हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं combustion. बेसिकली कंबशन में क्या होगा, अगर केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो कंबशन क्या होता है, रैपिड केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सब्सटेंस विद ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट। अगर कोई भी केमिकल, अब वो केमिकल कौन सा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, फ्यूल हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, वुड, चारकोल या कोल, कोई भी चीज होती है तो वो क्या है, ये केमिकल सब्सटेंस है। जब ये केमिकल सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ में इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो बहुत सारी हीट और लाइट का प्रोडक्शन होता है। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज कंबशन। पर आईसी इंजन में हमें इस प्रोसेस को कंट्रोल करना है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, कंबशन इज अ केमिकल रिएक्शन in which certain element of the fuel like hydrogen and carbon combine with oxygen, liberating heat energy and causing an increase in temperature of the gases. तो थर्मोडायनामिक्स, ये थर्मोडायनामिक्स की वर्किंग प्रिंसिपल है जो हम लोग इसी भी इंजन में यूज करते हैं।
तो इसमें भी क्या हो रहा है, वही बताया गया है कि ये केमिकल रिएक्शन है। बेसिकली जितने भी फ्यूल्स होते हैं दे ऑल आर हाइड्रोकार्बन, दे आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स। तो हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है हाइड्रोकार्बन्स, या उनको अलग अलग नाम दिया जाता है फ्यूल्स। तो जितने भी फ्यूल्स है दुनिया में सारे हाइड्रोकार्बन्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन और कार्बन है ये जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो दे रिलीज अ हीट एनर्जी। और इसकी वजह से क्या होता है, हॉट गैसेस जनरेट होती है। ये जो गैसेस होती है इंजन सिलेंडर के अंदर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसी हीट को हम लोग यूज करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो थर्मोडायनामिक्स का कोई भी एग्जांपल देखिए आप, पावर प्लांट देखिए, बॉयलर देखिए, टरबाइन देखिए, गैस टरबाइन आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है थर्मल इंजीनियरिंग में। तो ये सारी चीजों में यही किया जाता है। सो फाइनली मीनिंग ऑफ कंबशन आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि कार्बन हाइड्रोजन एटम जब ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होते हैं तो हाई हीट लिबरेट होती है, हीट जनरेट होती है और वो गैस का टेम्परेचर बढ़ाती है। तो ये होता है कंबशन। और हम इंजन में क्या करते हैं, यही हीट एनर्जी को आगे यूटिलाइज करते हैं किसी अच्छी या यूजफुल मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो इंजन में ये जो कंबशन प्रोसेस है इसको हमको कंट्रोल करना है। आप हमेशा देखते होंगे अगर कहीं पे आग लगाते हैं, आप अगर लकड़ी जलाते हैं चूल्हे के लिए तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, पर इंजन में हमको क्या करना है, कंबशन प्रोसेस को कंट्रोल करना है। सो दैट अगर ये जो कंबशन प्रोसेस है हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाए तो हमारे इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो आगे देखेंगे कि इस इंजन की जो प्रोसेस है वो किस तरह से की जाती है। नाउ द कंबशन इन आईसी इंजन। अब आईसी इंजन में कंबशन होता है क्योंकि आपको क्या करना है, फ्यूल को की एनर्जी को कन्वर्ट करना है मैकेनिकल एनर्जी में। तो कंबशन अच्छा होना चाहिए। अगर फ्यूल का कंबशन प्रॉपर नहीं होगा तो फ्यूल पूरी तरह से बर्न नहीं होगा। अगर फ्यूल पूरी तरह से बर्न नहीं हो रहा है, जल नहीं रहा है, तो वो फ्यूल वेस्ट हो जाएगा। और अगर फ्यूल वेस्ट हो रहा है तो उसके दो रीजन होते हैं, दो आउटपुट होते हैं। एक कि आपके इंजन का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, जितना पावर डेवलप होना चाहिए उतना हुआ नहीं क्योंकि फ्यूल पूरी तरह से बर्न नहीं हुआ। और इसका दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपका जो एग्जॉस्ट होता है यानी इंजन से जो धुआं बाहर निकल रहा है वो एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल होता है। तो इसीलिए कंबशन को बहुत अच्छी तरह से आईसी इंजन में होना चाहिए। तो यहां देखते हैं कि कंडीशंस क्या होनी चाहिए कंबशन की आईसी इंजन में। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, द प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल मिक्सचर। मिक्सचर होना चाहिए, ऐसा मिक्सचर अवेलेबल होना चाहिए जो कंबस्टिबल हो यानी जलने के लायक हो। तो कंबस्टिबल मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने कंबशन देखा तो क्या होना चाहिए, मिक्सचर होना चाहिए जिसके अंदर ऑक्सीजन होना चाहिए। यानी मिक्सचर इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें ऑक्सीजन और फ्यूल यानी हाइड्रोकार्बन का जो लेवल है, जो मात्रा है वो बराबर होनी चाहिए। इतना यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा फ्यूल है और ऑक्सीजन अगर कम है तो कंबशन नहीं होगा, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है और फ्यूल बहुत कम है तब भी कंबशन नहीं होगा। तो इसीलिए कंबस्टिबल मिक्सचर बहुत जरूरी है। दूसरा, सम मींस टू इनिशिएट मिक्सचर। ओके, तो ये क्या करना है, सम मींस टू इनिशिएट कंबशन। तो कंबशन होने के लिए स्पार्क या फिर कॉम्प्रेशन की जरूरत होती है। यानी फ्यू अपने कंबस्टिबल मिक्सचर तो मिल गया लेकिन अगर उसको जलाना है तो जलाने का तरीका क्या है। तो अगर पेट्रोल इंजन देखे, हमने वर्किंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसमें हमने देखा था कि अगर पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क होना चाहिए और अगर डीजल इंजन है तो कॉम्प्रेशन इतना ज्यादा होना चाहिए कि वो हीट ऑफ कॉम्प्रेशन रिलीज हो ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए। तो मिक्सचर को इनिशिएट करना है, इनिशिएट करना है मतलब कॉम्बशन शुरू करना है। तो इसीलिए एक सिस्टम होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए, तरीका होना चाहिए
ताकि कंबशन को हम लोग स्टार्ट कर सके। देन स्टेबलाइजिंग एंड प्रोपोगेशन ऑफ फ्लेम इन कंबशन चेम्बर। अब कंबशन चेम्बर में अगर एक बार फ्यूल बर्न हो गया, मिक्सचर बर्न हो गया है, तो वो आगे बढ़ते रहना चाहिए, उसका स्टेबलाइजेशन होना चाहिए और वो प्रोपोगेट होनी चाहिए, आगे बढ़ते जाने चाहिए फ्लेम। तो ये फ्लेम स्टेबल रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार फ्लैश मारा और बंद हो गया। अगर ऐसा हुआ तो आपका फ्यूल बर्न ही नहीं होगा। तो फ्यूल स्टेबल होना चाहिए, जो बर्निंग होनी चाहिए वो स्टेबल होनी चाहिए और बढ़ते जाना चाहिए। सो दैट इज द थर्ड कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड। क्लियर? देन इन ऐसा इंजन में क्या होता है? कार्बोरेटर। कार्बोरेटर मिक्सचर सप्लाई करता है एयर और फ्यूल का, सॉरी पेट्रोल और एयर का मिक्सचर सप्लाई करने का काम होता है कार्बोरेटर का। और उसके बाद होता है स्पार्क प्लग, जो इनिशिएट करता है कंबशन को। तो कंबशन शुरू करने के लिए क्या है हमारे पास? मिक्सचर स्पार्क प्लग होता है। तो आगे देखते हैं कि एयर फ्यूल मिक्सचर की रिक्वायरमेंट क्या होती है। एक आईसी इंजन में एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो किस कंडीशन का होना चाहिए, किस क्वालिटी का होना चाहिए। यहाँ आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में हम एयर फ्यूल मिक्सचर या हाइड्रोकार्बन कोई भी फ्यूल अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है ये देखते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये ग्राफ है और यहाँ ये जीरो, यहाँ पे जीरो मतलब क्या है? ये जो लाइन दिख रही है, यहाँ पे जो वैल्यूज दिख रही है, ये वैल्यू है आपकी एयर की क्वांटिटी की वैल्यू है। यहाँ पे एयर अवेलेबल नहीं है क्योंकि एयर कितनी है? जीरो। यहाँ पे 7% एयर है, यहाँ 9% है, यहाँ है 14.5, 21, 30। यानी देखो इधर जा रहे हैं तो एयर की क्वांटिटी बढ़ते जा रही है। अब या ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर बहुत सारा फ्यूल है तो आपका जो फ्यूल है वो बर्न हो जाएगा। लेकिन कैसे? क्योंकि देखो 0 से 7 तक ये रेंज है 0:1 का, यानी 0 पार्ट ऑफ एयर 1 पार्ट ऑफ फ्यूल, और यहाँ 7 पार्ट ऑफ एयर 1 पार्ट ऑफ फ्यूल। यहां तक का अगर मिक्सचर रहा तो ये बहुत ज्यादा रिच मिक्सचर है, इसको रिच मिक्सचर बोलते हैं। और ये जो रिच मिक्सचर है ये किसी काम का नहीं है क्योंकि ये बर्न नहीं होगा, क्योंकि इतनी कम ऑक्सीजन पे, इतनी कम एयर पे बर्निंग नहीं होता। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे 30 पार्ट ऑफ एयर है, और अगर 30 के ऊपर जाए 31 पार्ट ऑफ एयर 1 पार्ट ऑफ फ्यूल, यानी 30% ऑफ फ्यूल, बाकी फ्यूल 30% ऑफ एयर या 30 पार्ट ऑफ एयर अगर रही तो ये जो मिक्सचर होता है वो बहुत लीन हो जाता है, यानी फ्यूल की क्वांटिटी बहुत कम होती है और ऐसा मिक्सचर भी बर्न नहीं होता। तो बर्निंग यानी इग्निशन लिमिट या कंबशन लिमिट हाइड्रोकार्बन्स की, यानी हाइड्रोकार्बन्स में सारे फ्यूल आते हैं, पेट्रोल, डीजल एंड ऑल। तो क्या है लिमिट? इग्निशन लिमिट कितनी है? 7:1 टू 30:1। तो ये इग्निशन लिमिट है किसी भी फ्यूल के लिए। और अगर इस लिमिट के अगर आप बाहर जाते हो, कम भी गए या फिर ज्यादा भी गए, तो वो फ्यूल बर्न नहीं होता। सो दिस इज द इग्निशन लिमिट फॉर हाइड्रोकार्बन्स या फॉर फ्यूल्स। उसके बाद होती है प्रैक्टिकल लिमिट। कार्बोरेटेड इंजन है, पेट्रोल इंजन कार्बोरेटेड इंजन होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिकल लिमिट कितनी होती है? 9:21। 9:1 से 21:1 ये प्रैक्टिकल लिमिट है पेट्रोल इंजन के लिए फॉर कार्बोरेटेड इंजन। अभी जैसे एमपीएफआई यूज होता है तो हम इस लिमिट को और आगे ले जा सकते हैं, यानी 25 तक भी वो इंजन काम करते हैं। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सारे नंबर्स अलग अलग है पर यहाँ पे एक नंबर दिया है 14.5। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। क्या होता है? ये जो रेशो है, यहाँ जहां पे रेशो दिख रहा है 14:1, 14.5:1, यानी 1 पार्ट ऑफ फ्यूल एंड 14.5 पार्ट ऑफ एयर। अब इसको आप किसी भी तरह से बोल सकते हो, 1 kg एयर एंड 14.5 kg, सॉरी 1 kg फ्यूल एंड 14.5 kg ऑफ एयर। तो ये क्या है? इस कंडीशन को, इस रेशो को हम लोग बोलते हैं
स्टाइकोमेट्रिक फ्यूल एयर रेशो। स्टाइकोमेट्रिक यानी परफेक्ट एयर फ्यूल रेशो। और ये काम क्या है इसका? इस परफेक्ट एयर फ्यूल रेशो का काम ये है कि यहां पर कंप्लीट कंबशन होता है। यानी अगर आप ये रेशो प्रोवाइड करते हो तो आपका कंप्लीट कंबशन होगा। और कंप्लीट कंबशन अगर होता है तो आपको पावर पूरा मिलता है, प्लस आपका जो एमिशन होता है वो कुछ भी नहीं होता। परफेक्ट कंबशन का जो एग्जॉस्ट होता है उसमें वाटर आता है, कोई गैस नहीं आती, वाटर प्रोड्यूस होता है। सो दैट थिंग इज देयर। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। यहाँ पे याद रखेंगे कि स्टाइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो होता है 1:14.5। और दूसरा कि कंबशन रेंज कितनी है? 1:1:30 से 1:7। ये एक वर्किंग रेंज है फॉर एयर फ्यूल मिक्सचर। So this is all about the requirement of air fuel mixture या फिर कंबशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है। आगे देखते हैं स्टेजेस ऑफ कंबशन इन एसआई इंजन। तो एसआई इंजन में क्या होता है? सबसे पहली चीज क्या है कि हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर, हम मिक्सचर प्रोवाइड करते हैं। जब इनलेट वॉल ओपन होता है तो फ्यूल और एयर का मिक्सचर सप्लाई करते हैं और वो इग्नाइट होता है स्पार्क प्लग से। तो जैसे ही स्पार्क प्रोड्यूस हुआ हमारी कंबशन प्रोसेस शुरू होती है। जैसे ही स्पार्क होता है तो एक फ्लेम प्रोड्यूस्ड होती है और कंबशन शुरू होता है। और ये जो कंबशन है धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है। और जैसे ही ये डेवलप होता है ये आगे बढ़ते जाता है और पूरे इंजन सिलेंडर में जितना भी फ्यूल है उसको पूरी तरह से बर्न कर लेता है। ये होती है कंबशन प्रोसेस। पर इस प्रोसेस को हमें अलग अलग स्टेजेस पे देखना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है अगर इसको बहुत डिटेल में देखा जाए तो बेसिकली 3 मेन स्टेजेस होती है कंबशन की एसआई इंजन में। सबसे पहली होती है इग्निशन लैग, उसके बाद प्रोपोगेशन ऑफ फ्लेम और तीसरा आफ्टर बर्निंग। तो आने वाली स्लाइड्स में हम लोग इन प्रोसेस को डिटेल में देखेंगे। यहां देखिए कंबशन प्रोसेस ऐसा इंजन में, इसी को हम लोगों ने एक डायग्राम के ऊपर, एक ग्राफ के ऊपर लोकेट किया है। और ये ग्राफ है प्रेशर वर्सेस क्रैंक एंगल का। तो ये प्रेशर कहां का है? इंजन सिलेंडर के अंदर का प्रेशर है। और प्रेशर हमने लिया है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हमने लिया है क्रैंक एंगल यानी क्रैंक का डिग्री। तो यहाँ पे देखिए टीडीसी, ये टीडीसी की पोजीशन है, वहां पे 0 डिग्री। तो उसके पहले 100 डिग्री से कंडीशन क्या है वो हम देख रहे हैं, यानी 100 डिग्री बिफोर टीडीसी। और हम कंडीशन देख रहे हैं 80 डिग्री आफ्टर टीडीसी। हम लोगों ने इसके पहले बहुत बार हमने पढ़ा था कि वॉल टाइमिंग डायग्राम ऑफ एसआई इंजन। और अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, याद होना ही चाहिए कि स्पार्क प्लग में, एसआई इंजन में जो स्पार्क होता है वो 20 डिग्री बिफोर टीडीसी होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहले इस कंडीशन में ए पॉइंट पे यानी टीडीसी से 20 डिग्री पहले स्पार्क क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा? हमने एयर फ्यूल रेशो प्रोवाइड कर दिया, पिस्टन टीडीसी की तरफ आ रहा है तो प्रेशर बढ़ते जाएगा क्योंकि कॉम्प्रेशन हो रहा है, कॉम्प्रेशन हो रहा है इसलिए प्रेशर बढ़ रहा है। और 20 डिग्री बिफोर टीडीसी स्पार्क प्रोड्यूस होता है। अब जैसे ही स्पार्क प्रोड्यूस हुआ वैसे ही कंबशन चालू नहीं होगा, उसको टाइम लगता है क्योंकि फ्यूल को बर्न करने के लिए कुछ समय लगता है। क्योंकि फ्यूल बर्न होने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले फ्यूल का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए और जब तक वो टेम्परेचर नहीं बढ़ता है तब तक फ्यूल बर्न नहीं होता। तो सबसे पहली प्रोसेस होती है, यहां पे दिखाई गई है ए टू बी। ए टू बी में पहली प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस को बोलते हैं इग्निशन लैग।
तो ए से बी तक 28 डिग्री बिफोर टीडीसी क्या हो रहा है, इग्निशन लैग हो रहा है। यानी यहां तक देखिए, यहां तक प्रेशर आपका जो एक कंबशन है वो शुरू नहीं हुआ है, अभी आपने स्पार्क प्रोड्यूस किया है और फ्लेम बनी है। उसके बाद में क्या होता है, फ्लेम जनरेट होने के बाद फिर प्रोसेस शुरू होती है और सेकेंड प्रोसेस 8 डिग्री बिफोर टीडीसी से नियर अबाउट 15 डिग्री आफ्टर टीडीसी तक क्या होता है, प्रोपोगेशन ऑफ फ्लेम। ये फ्लेम बन गई है एक बार और ये फ्लेम पूरे फ्यूल को जलाने लगती है। फ्यूल आगे आगे, ये जो फ्लेम है वो आगे आगे बढ़ते जाती है और इंजन सिलेंडर में जितना फ्यूल मिक्सचर है उसको बर्न करती है। और फ्यूल का मिक्सचर बर्न होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ रहा है इसलिए देखिए कितने हाई प्रेशर इंक्रीज होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप होता है। और दिस इज द पीक प्रेशर। जहां पे पीक प्रेशर मिल गया तो ये आपका पूरा हीट जो जनरेट होनी चाहिए वो हो जाती है और उसके बाद आपका पावर स्ट्रोक शुरू हो जाता है। उसके बाद की भी प्रोसेस होती है और उसको बोलते हैं आफ्टर बर्निंग। देखिए यहां तक की जो प्रोसेस है ये पावर डेवलप करने के काम की है। यहां तक जो प्रोसेस हो रही है ये पावर, जितना ज्यादा प्रेशर है, जितना ज्यादा टेम्परेचर है, उतना ज्यादा पावर जनरेट होगा। पर कंबशन वहीं खत्म नहीं होता है, उसके बाद होती है आफ्टर बर्निंग। और जितना फ्यूल बच गया है जो बर्न नहीं हुआ वो भी बर्न हो जाता है। अगर ये फ्यूल बर्न नहीं होता है, अगर ये आफ्टर बर्निंग नहीं होती है तो आपका जो पावर तो डेवलप हो गया लेकिन जो बिना जला आधा आधा जला हुआ फ्यूल, इसको अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, तो ये एटमॉस्फेयर में आएंगे, आपके एग्जॉस्ट में आएंगे, यानी आपका इंजन पॉल्यूटिंग हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाएगा। तो इसीलिए ये प्रोसेस होनी चाहिए आफ्टर बर्निंग की। सो दिस इज द कंबशन प्रोसेस और उसको हम लोगों ने पी थीटा डायग्राम बोलते हैं, इसको प्रेशर क्रैंक एंगल डायग्राम उसके ऊपर दिखाया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक मोटरिंग का डॉटेड लाइन में दिखाया हुआ है। दिस इज अ टेस्ट विच इज कैरी आउट। जब आपके इसमें स्पार्क नहीं होगा तब इतना ही प्रेशर जनरेट होता है, तो ये इसको मोटरिंग बोलते हैं। तो ये टेस्टिंग के टाइम पे काम में आती है, तो इस फैक्टर पे हम लोग उतना ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। की स्लाइड्स में देखते हैं इन्हीं तीन प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में। तो सबसे पहली प्रोसेस है इग्निशन लैग। क्या होता है, स्पार्क प्रोड्यूस 20 डिग्री बिफोर पिस्टन रीचेस टीडीसी। तो पिस्टन के टीडीसी पे पहुंचने के 20 डिग्री पहले, 20 या 25 डिग्री पहले ये चेंज होते रहता है इंजन की स्पीड के हिसाब से, तो स्पार्क प्रोड्यूस होता है। देन इग्निशन लैग क्या होता है, इग्निशन लैग इज द टाइम इंटरवल इन द प्रोसेस ऑफ कंबशन। फ्यूल गेट इग्नाइटेड एंड प्रोड्यूस्ड सेल्फ प्रोपोगेटिंग फ्लेम। तो क्या होगा, स्पार्क होने के बाद जब तक सेल्फ प्रोपोगेटिंग यानी खुद एक सेल्फ प्रोपोगेटिंग यानी खुद में इतनी मजबूत फ्लेम ना प्रोड्यूस हो जो आगे बढ़ सके, तब तक का जो टाइम होता है उसको इग्निशन लैग बोलते हैं। स्पार्क और कंबशन शुरू होने के बीच का जो टाइम है दैट इज इग्निशन लैग। द इग्निशन लैग जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्रैंक एंगल। तो क्रैंक एंगल कितने देर चल रहा है वो दिखाया जाता है। तो बेसिकली 10 से 12 डिग्री ऑफ क्रैंक एंगल ये प्रोसेस चलता है, यानी बहुत माइक्रो सेकेंड के लिए ये प्रोसेस काम करता है। और यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है फ्रॉम ए टू बी इग्निशन लैग को। क्लियर है? सो याद रखने लायक बात क्या है कि इग्निशन लैग क्या है, इट इज द टाइम लैग, टाइम इंटरवल बिटवीन स्पार्क एंड स्टार्ट ऑफ कंबशन। सो कितने देर के लिए हो रहा है, देखिए टाइम कितना है, 0.0015 से 0.0002 सेकेंड्स, इतना माइक्रो सेकेंड्स के लिए ये टाइम पीरियड होता है, यानी इंजन की स्पीड पे डिपेंड करता है। सो बहुत माइक्रो सेकेंड में ये प्रोसेस होती है। इग्निशन लैग के बाद दूसरी प्रोसेस होती है और उसका नाम है फ्लेम प्रोपोगेशन। यानी फ्लेम जनरेट हो गई है, आपने कंबशन शुरू करने के लिए स्पार्क कर दिया, फ्लेम बन गई है। अब इस फ्लेम का क्या करना है,
पूरे इंजन सिलेंडर में फैलना है, आगे बढ़ते जाना है और पूरा जो एयर फ्यूल रेशो, एयर फ्यूल मिक्सचर इंजन सिलेंडर में प्रेजेंट है उसको बर्न करना है। सो वंस द फ्लेम इज फॉर्म्ड एट बी पॉइंट पे इग्निशन लैग खत्म हो रहा था, फ्लेम तैयार हो गई है। अब ये जो फ्लेम है वो कैसी है, सेल्फ सस्टेन्ड है, यानी खुद आगे बढ़ने लायक है, अब उसको कोई भी बुझने का डर नहीं है। तो इसीलिए ये सेल्फ सस्टेन्ड फ्लूइड क्या होती है, आगे प्रोपोगेट होती है थ्रू दी मिक्सचर। इंजन सिलेंडर में जितना भी फ्यूल अवेलेबल है, एयर फ्यूल मिक्सचर अवेलेबल है, वो आगे जाता है और पूरे फ्यूल को बर्न करता है। तो एट पॉइंट बी द फर्स्ट राइज ऑफ प्रेशर कैन बी डिटेक्टेड एंड एट पॉइंट सी द पीक प्रेशर इज डिटेक्टेड। तो बी पे प्रेशर राइज होना शुरू होता है और सी पॉइंट तक हमको क्या मिलता है, मैक्सिमम प्रेशर। ये प्रेशर जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा पावर जनरेट होगा हमारे इंजन के अंदर में। सो दिस इज द प्रोसेस बी टू सी। सो फ्रॉम बी टू सी फ्लेम प्रोपोगेशन प्रोसेस होता है, बी से शुरू होता है और सी पर खत्म होता है। सो फ्लेम प्रोपोगेशन के बाद आखिरी प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं आफ्टर बर्निंग। जो एयर फ्यूल रेशो बचा हुआ है, जो एयर फ्यूल मिक्सचर बचा हुआ है, वो बर्न होता है और ये बर्न होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा। सो दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज नोन एज आफ्टर बर्निंग। तो जो बचा हुआ फ्लूइड है, एयर फ्यूल मिक्सचर है, वो बर्न हो जाता है और दिस प्रोसेस इज जनरली हैपन्स कब, जब रिच मिक्सचर सप्लाई करते हैं इंजन, जब रिच मिक्सचर हम लोग सप्लाई करते हैं तब, और अगर इंजन की स्पीड ज्यादा है उस समय पर ये प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ताकि इंजन के से जो पॉल्यूशन हो रहा है वो कम से कम हो। सो दैट्स व्हाई आफ्टर बर्निंग प्रोसेस प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन combustion of SI engine. So we have come to the end of this video lecture on combustion in SI engine. So in this video lecture, we have learned about describe the stages of combustion in SI engine and also list the requirement of air fuel mixture for combustion. तो ये दो चीजें हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ी है। एंड ऑल्सो रिमेंबर दिस पीओ एंड पीएसओ मैपिंग, कौन से पीओ और पीएसओ इस वीडियो लेक्चर से मैप होते हैं, ये ध्यान में रखिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंबशन इन एसआई इंजन। In the next lecture, we are going to learn about the combustion in CI engine, यानी डीजल इंजन में कंबशन किस प्रकार होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।